छत्तीसगढ़ इलेक्शंस के 4 महीने पहले से ही यहां पर काफी माहौल गर्मा गया है। सियासत यहां पर काफी ज्यादा नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी में भी सुगबुगाहट बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। भले हम बात करें अमित शाह के दौरे की या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे की, यहां पर बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप लगातार छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। इसके मायने क्या है, आज हम छत्तीसगढ़ राउंड अप में ये डिस्कस करेंगे और हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं सुनील कुमार जी, जो छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सीजी राउंड अप में सर। आज हम इस पूरे मुद्दे पर एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सर, और अपने दर्शकों को बताएंगे कि इसके मायने क्या है, क्यों छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इतना स्पेशल अटेंशन दे रही है, क्यों इतना ज्यादा मीटिंग्स हो रहे हैं। अमित शाह जी यहां पर आते हैं, बिल्कुल 2 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल दौरा है वो भी होता है, और उस दौरे की स्पीच में हम सुनते हैं कि लगातार बहुत ज्यादा स्कीम्स पर वार किया जाता है। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है यहां पर इतना ज्यादा फोकस्ड क्यों है? इसलिए कि चुनाव आचार संहिता को कुल 100 दिन से कम बाकी हैं। जी जी। तो इसलिए उनको यहाँ तेजी से काम करना है। इसलिए भी कि 4.5 साल भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ को एक किस्म से उपेक्षित रखा था। बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने जो डिलीवर किया था पिछले विधानसभा चुनाव में 15 सीटें, और अमित शाह यहाँ 65 का दावा करके गए थे। जी। तो जो 65 का दावा करके जाया उसको आप तश्तरी में 15 पेश करो जी। तो जाहिर है कि सेंट्रल लीडरशिप को बहुत बड़ी बेइज्जती लगी थी। उन्होंने इसको जितना तिरस्कृत कर सकते थे छत्तीसगढ़ को, उतना उपेक्षित इसको रखा यहाँ लगातार। लेकिन अब चुनाव सामने है, और मैं दूसरी बात आपको बतला दूं, आप इसको विधानसभा चुनाव मान के बिल्कुल मत चलिए। जी। विधानसभा चुनाव तो 6 महीने बाद है। जी। मोदी और शाह का असली निशाना जो है वो लोकसभा है। जी। 1 साल बाद। तो उस हिसाब से भी उनको यहाँ तैयारी बड़ी रखनी है। आज जब महाराष्ट्र में इन्होंने एक किस्म से एनसीपी के भीतर सत्ता पलट किया, तो जो जानकार लोग हैं वहां के पॉलिटिकल एनालिस्ट जो जानकार हैं, उन्होंने कहा कि इसमें से किसी बात का राज्य की सरकार से लेना देना नहीं है। इनकी पूरी की पूरी तैयारी लोकसभा की चल रही है। जी। उनको लग रहा था कि एकनाथ शिंदे उनको डिलीवर नहीं कर पाएंगे लोकसभा की सीटें। जी। इसलिए वो अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लेके आए हैं। ठीक उसी तरह की हालत छत्तीसगढ़ में है। जी। यहाँ पर इनका निशाना लोकसभा सीटें हैं। लेकिन अब वो रास्ता विधानसभा से होके जाता है तो क्या करें, इसलिए उनको यहाँ पर विधानसभा पर भी ध्यान देना पड़ रहा है। लेकिन आप देखें कि छत्तीसगढ़ के पहले 2 दिन, 1 हफ्ते में 2 बार जी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश भी आए। जी जी। यहाँ से निकल के वो राजस्थान भी गए। जी। जिन जिन राज्यों में चुनाव होना है, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस है आज सत्ता में या प्रमुख विपक्ष में, उन सब जगहों पे ये एक बराबरी से फोकस कर रहे हैं। जी। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तो उनकी सत्ता है, इसलिए चल गया काम, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने संगठन को बड़ा हाशिए पर रखा हुआ था। अब उनको तेजी से इसको सक्रिय करना है संगठन को। तो इसलिए सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, प्रभारी बनाए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों के। ओम माथुर जो पहले से काम देख रहे थे, उनको यहाँ पे चुनाव का प्रभारी घोषित किया गया है। कमेटियां बन रही है सब तरह की। ये वार मोड में आ गए हैं। ये इनका वार रूम यहाँ काम कर रहा है, तो ये बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरा, मेरी बीजेपी के एक बड़े लीडर से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम बहुत पहले से प्रचार करना इसलिए नहीं चाहते थे कि हम 8 महीना 9 महीना सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये राज्य में सत्ता तो है नहीं हमारे हाथ में। जी, जी। तो हम चुनाव प्रचार को इतना लंबा खींच नहीं पाएंगे। दम तोड़ देगा बीच में वो। जी। इसलिए उन्होंने बहुत देर से शुरू किया है। जी। और जब शुरू किया है तो इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी जो लेयर बन जानी चाहिए थी लीडरशिप की डॉक्टर रमन सिंह के बाद, वो तैयार नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा भुगतने को भी मिल रहा है? आपने कहा सस्टेन नहीं कर पाते इतना लंबा, वो लीडरशिप की कमी की वजह से भी हो सकता है कहीं ना कहीं? जी। सस्टेन नहीं कर पाते से मेरा मतलब, और जिस बीजेपी नेता ने मुझको बतलाया है उनका मतलब ये है कि यहाँ उनकी सत्ता नहीं है। तो केवल नारा, केवल प्रचार ये 8-9 महीने नहीं चल सकता था। के पास कोई काम तो है नहीं करने का। जी। दूसरा, जो सेकंड लेयर ऑफ लीडरशिप की जो आप बात कर रही हैं, छत्तीसगढ़ है सच ए स्ट्रांग सेकंड लेयर ऑफ लीडरशिप। यहाँ पे इतने बड़े बड़े नेताओं की इतनी भीड़ है कि भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप को ये दिक्कत जा रही है कि इनमें से किसको कहाँ पे रखा जाए। ये सब लोग बहुत वजनदार हैं, बहुत ताकतवर हैं। कई बार के
3 बार का मुख्यमंत्री इधर बैठा है, 7 बार का विधायक यहाँ बैठा है। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ सेकंड रैंक ऑफ लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ एकदम लबालब है, जैसा धान के खेत में अभी पानी है वैसा बीजेपी की यहाँ लीडरशिप है जी। दिक्कत यह है कि दिल्ली की लीडरशिप ने छत्तीसगढ़ की भाजपा को पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से इस हद तक उपेक्षित रखा हुआ था। ये लोग इतने डिप्रेशन में थे, यहाँ के लीडर्स, इनको ये समझ नहीं आता था कि हम क्या करें और क्या ना करें। इनको ये डर लगता था कि हमारा कोई बयान, हमारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा कोई आंदोलन दिल्ली को नाराज तो नहीं कर देगा जी। तो ये डरे सहमे लोगों के डर को कम करने की अब कोशिश हो रही है। इनको अलग अलग कमेटियों में फिट करने की कोशिश हो रही है जी। यहाँ कमी बिल्कुल नहीं है लीडर्स की, लेकिन उन लीडर्स को उपेक्षा से बाहर निकालकर लाकर सक्रिय करने की जरूरत है, जो ये लोग अभी कर रहे हैं। सर, 5 जुलाई को हमने देखा कि गृहमंत्री यहां पर मौजूद थे और अचानक से उनकी ये मीटिंग शेड्यूल हुई, वो आई दिल्ली से, और अभी वापस 14 जुलाई को वापस आने वाले हैं। सारे जितने भी लीडर्स हैं उनको एक फॉर्मेट दिया गया है और उसी का रणनीति, उसी रिपोर्ट्स के सर्वे आएंगे और उन्हीं रणनीतियों पे आगे बातचीत होगी। हमें ये भी पता चला है कि जो इंटरनल जो रिपोर्ट्स है उसमें बीजेपी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ भी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है सर, भूपेश बघेल के जो रणनीति है और कहीं ना कहीं वेलफेयर स्कीम्स की अगर मैं बात करूं तो कौन सी ऐसी वेलफेयर स्कीम है जो बीजेपी को आज की डेट में बहुत ज्यादा चुनौती दे रही है? भूपेश बघेल की ढेर सारी स्कीम है बीजेपी को चुनौती देने वाली। पिछले विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें तो उसके चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने कर्ज माफी लिखा था, धान का दाम बढ़ाना लिखा था, ऐसी कई योजनाएं लिखी थी। आप देख लीजिए, कर्ज माफी इन्होंने पहले दिन, शायद एक दिन में या 2 दिन में कर्ज माफी कर दिया हजारों करोड़ रुपए का। उसमें पीछे नहीं रहे। गंगा जल का कसम खाई थी इन्होंने, तो कसम पूरी कर दी उन्होंने। उन्होंने धान को न केवल सबसे अधिक दाम पर खरीदा है हिंदुस्तान में, बल्कि सबसे अधिक वॉल्यूम भी खरीदा है। जो 55,000 मीट्रिक टन यहाँ पे धान की खरीदी होती थी रमन सिंह के समय, वो 1 लाख पार कर गई है। बहुत बड़ी हो गई है वो खरीदी जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए कि इसको कैसे पार पाएगी, इससे कैसे निपटेगी इस चीज से। एक चर्चा बीजेपी की मुझको जो सुनाई पड़ी है वो ये है कि धान का दाम इनसे 21 यानी इनसे ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे जी। तो अभी हो सकता है कि धान की बोली लगे दोनों पार्टी के बीच में कि कौन ज्यादा दाम देगी जी। एक जी। लेकिन भूपेश बघेल हो सकता है कि 5 साल बाद फिर से कर्ज माफी कर दे। तो बीजेपी को उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप नीलामी में बोली लगा रहे हो तो आपको दोनों तरफ से तैयार रहना पड़ता है। जैसा जुआ खेलते हैं, कई लोग चुनाव को जुआ ज्यादा मानते हैं जी। तो जुए में लोग ब्लाइंड चलते हैं, ऐसा चाल बढ़ाते हैं जी। तो आपको बराबरी से डालना पड़ता है जी। बहुत सारी स्कीम्स हैं ऐसी भूपेश बघेल की जो भाजपा को अभी परेशान किए हुए हैं। सर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन्होंने ये भी वादा किया है कि 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे और यहाँ पे भी दबी दबी आवाज में ये उठ रहा है कि 500 का सिलेंडर दे देंगे अगर वापस कांग्रेस पावर में आ जाता है। तो आपको लगता है ये भी एक ट्रम्प कार्ड उनका चल जाएगा? सारे कार्ड ट्रम्प कार्ड हैं, जितने तरह की, जिसको कुछ लोग फ्रीबीज बोलते हैं, कुछ लोग तोहफा बोलते हैं, हाँ। कुछ लोग उसको वेलफेयर स्कीम्स बोलते हैं, गरीब कल्याण की जी। मैं आखिरी वाली डेफिनेशन को ज्यादा मानता हूँ कि जो सबसे गरीब है उसको आप जो दे सकते हो दो। तो 500 रुपए का सिलेंडर एक हो सकता है। बेरोजगारी भत्ता शुरू हो चुका है यहाँ पे जी। तो भाजपा का घोषणा पत्र उसके बिना पूरा नहीं होगा। 500 रुपए के सिलेंडर बिना पूरा नहीं होगा। धान के दाम बढ़ाए बिना पूरा नहीं होगा। बिल्कुल, ऐसी कई चीजें हैं। भाजपा का घोषणा पत्र, उसमें लाना पड़ेगा इन तमाम चीजों को। और जो महिलाओं को घर बैठे हुए जो एक भत्ता मिलने की बात है, जो पंजाब से चालू हुई, कर्नाटक में गई, हो सकता है वो बात भी यहाँ पर आ जाए। इन दोनों ही पार्टियों के लिए सत्ता में आना यहाँ पर जरूरी है। 10-20-25 हजार करोड़ सालाना का अगर बोझ बढ़ भी जाता है तो वो उतनी बड़ी बात नहीं रहेगी। बिल्कुल। इसी के साथ आज हम छत्तीसगढ़ राउंड अप को खत्म करते हैं और ये बात बहुत अहम होने वाली है कि दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में क्या सबसे बड़ा वादा निकल के आता है, क्योंकि सुनील कुमार जी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड भूपेश बघेल ऑलरेडी 4.5 सालों में खेल चुके हैं और इसके लिए एक उत्तर ढूंढ पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा तकलीफदेह होने वाला है। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ मुझे विदा दीजिए। हम कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में छत्तीसगढ़ राउंड अप के।